आप सभी मित्रों को नमस्कार। रात्रि के 8 बज गए हैं और हम सभी के बेहद प्रिय कथाकार मृदुला गर्ग जी पर चल रहे एकाग्र की इस दूसरी कड़ी में जमा हुए हैं। आप सभी सुनने वाले रचनाकार और भावक मित्रों का अभिनंदन। साथियों, मृदुला गर्ग जिस तरह से कई कई विधाओं में लिखती रही हैं, खास तौर से कहानियां और उपन्यास, और जिस तरह से बिल्कुल बेपरवाह होकर अपने लेखन मात्र के प्रति समर्पित होकर वे काम करती आ रही हैं, वह निश्चय ही उल्लेखनीय है। उनके तमाम कथा पात्र जिस तार्किकता के साथ, जिस बौद्धिकता के साथ लबरेज हैं और जिन व्यक्तिगत मूल्यों को लेकर, व्यक्तिगत आजादी को लेकर सचेत है, हम सभी उन पात्रों से कहीं न कहीं गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। जो उन चरित्रों से असहमत हैं, वे भी उनसे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पाते। हमारे लिए यह बेहद खुशी की बात है कि आज की इस दूसरी कड़ी में जानी मानी कवयित्री और पेंटर संगीता गुप्ता जी उपस्थित हैं। संगीता गुप्ता जी हिंदी और अंग्रेजी में कई कई महत्वपूर्ण कविताएं लिखती आई हैं। दर्जनों संग्रह उनकी कविताओं के हैं। साथ ही पेंटिंग में जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, वह बेहद खास है। साहित्य और कला के प्रति उनका समर्पण हमें कई बार आश्चर्य में भी डालता है। वे किस तरह मृदुला गर्ग जी के प्रभाव में आती हैं बतौर पाठक, और क्रमशः कैसा एक सृजनात्मक साथ इन दोनों का होता है, इस पर बात होगी। इस पर स्वयं संगीता गुप्ता जी अतीत के उन पृष्ठों को हमारे बीच रखेंगी और बतलाएंगी कि जब एक भावक एक लेखक से मिलता है तो उसे कैसा लगता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि हम अपने लेखकों को दूर से ही पढ़ते रहे, सराहते रहें, क्योंकि जो छवि बनती है किसी लेखक की किताबों को, उसकी रचनाओं को पढ़ते हुए, कई बार पास मिलने पर हमारे भीतर बनी वह छवि भी टूटती है। आज हम संगीता गुप्ता जी से यह भी जानेंगे कि उन्होंने बतौर पाठक मृदुला गर्ग की कैसी छवि बनाई थी, और जब वे मिलती हैं तो क्या वह छवि खंडित होती है या वह छवि और अधिक मजबूत होती है। तो आइए मित्रों, हम सीधे संगीता गुप्ता जी के पास चलते हैं। जी संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, अभिवादन। नमस्कार, अभिवादन। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मृदुला जी के जन्मदिन के अवसर पर अगर आपने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं, उनके बारे में बातचीत कर सकूं, तो इससे अच्छा उत्सव उनके जन्मदिन का मेरे लिए नहीं होगा। मेरा उनसे परिचय तो बचपन से है एज अ पाठक। मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में 2 पत्रिकाएं आती थी, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो धारावाहिक के रूप में उनकी चीजें वहां पर आती रहती थी। और मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी तब मैंने पढ़ा था डैफोडिल्स जल रहे हैं।
डेफोडिल्स जल रहे हैं। मैं ईस्टर्न यूपी से हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि ये जो डेफोडिल्स है या नरगिस का फूल है कहाँ खिलता है और कैसा होता है, पर एक उससे उत्सुकता उनके प्रति बन गई और मैं लगातार खोज खोज कर उनकी चीजें पढ़ने लगी। मेरे घर में मेरे माता पिता को पढ़ने का बहुत शौक था और बहुत सारी किताबें पार्सल से वीपीपी से मंगाई जाती थी और हम भाई बहन आपस में ये लड़ते थे कि कौन मैगजीन को पहले पढ़ेगा, कौन किताब को पहले पढ़ेगा। तो हमारा बचपन या पूरा जीवन पढ़ने में हमारी बड़ी रुचि रही और इस चक्कर में हम लोगों ने ना केवल मृदुला जी को, मैंने मंजुल भगत जी को भी बहुत पढ़ा। और जब मैं दिल्ली आई तो दिल्ली आने के पहले मेरी पोस्टिंग कलकत्ता में थी। जब मैं दिल्ली आई तो लगभग 1 साल के अंदर ही एक मेरी चित्रकला प्रदर्शनी हो रही थी आईफेक्स में। ये 98 की जनवरी की बात होगी। तो मैंने किसी साहित्यिक मित्र से उनका नंबर लिया और उनको फ़ोन किया और कहा, मृदुला जी, मैं संगीता गुप्ता बोल रही हूँ और कल से मेरी एकल प्रदर्शनी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है आईफेक्स में, आप आएँ। तो मृदुला जी हैं, उन्होंने कहा कि अ, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो मैं भी कुछ कम नहीं थी, यंग भी थी बहुत, तो मैंने कहा कि मगर मैं आपको जानती हूँ, आपकी बहुत गंभीर पाठक हूँ और एक पाठक के नाते मैंने आपको फ़ोन किया है और इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं आपको इतना पढ़ती हूँ कि आप मेरी चित्रकला प्रदर्शनी देखने आएँ। मृदुला जी ने कुछ नहीं कहा मगर अगले दिन जब मेरी प्रदर्शनी शुरू हुई तो वो आईं। उन्होंने कहा कि इतने बेबाक तरीके से मुझे किसी पाठक ने नहीं कहा कि भाई मैं आपको पढ़ती हूँ और मेरा हक बनता है कि आप भी मेरी एग्जीबिशन देखें। तो ऐसे हमारी जान पहचान, मतलब मैं उनकी पाठक रही हूँ मगर रूबरू होना उनसे ऐसे हुआ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फिर वो मेरी एग्जीबिशन न केवल देखने आई, उसके बाद उन्होंने जब भी दिल्ली में मेरी कोई प्रदर्शनी हुई है तो उसको हमेशा उन्होंने देखा है और हमने साहित्य के ऊपर बातचीत की है। तो ये हमारी शुरुआत थी। पाठक से कैसे एक बार जब लेखिका मिलती है या लेखक मिलता है तो उसका कैसा संबंध होता है। तो मैंने हमेशा मृदुला जी को एक बहुत प्रखर लेखिका के रूप में देखा है। एक बहुत जिसको कहते हैं कि अपनी बात कहने का अधिकार के साथ अपनी बात कहने का जज्बा उनमें हमेशा रहा है और इसीलिए वो मेरी बहुत पसंदीदा लेखिका रही हैं। मैंने उनके व्यंग भी पढ़े हैं, उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं, शायद ही कोई किताब हो जो मैंने नहीं पढ़ी हो और उनसे मिलने के पहले भी पढ़ा और बाद में तो और भी ज़्यादा रुचि लेकर पढ़ा क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि वो एक घनिष्ठता होने पर आदमी प्रतिक्रिया भी जानना चाहता है कि पाठक उसको कैसे देख रहा है। अगर क्या मैं जी मतलब अगर हाँ, आप आपकी कुछ आवाज आ रही है संगीता जी। जी हाँ। जी, जी। तो इस तरीके से हमारी 25 साल पहले मुलाकात हुई 97-98 में और उसके बाद अ, धीरे-धीरे हमारे अंदर मृदा जी से अगर आप पूछेंगे कि संगीता तुम्हारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है? तो वो बोलेंगी मित्र है। और मैं समझती हूँ कि ये मित्र भाव जब आप एक अपने-अपने क्रिएटिव जर्नी में अपने पथ पर आप एक-दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ते हो, मिलते हो तो ऐसा मेरे साथ बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनकी कई किताबों का मैंने कवर बनाया है और बाद में इतनी घनिष्ठता हुई कि जब उनकी एक किताब है वंशज, उसका पेपरबैक एडिशन आया तो उन्होंने वो किताब मुझे समर्पित की। उनकी कई किताबों पर मेरे फ़ोटोग्राफ्स भी, मतलब मैं फ़ोटोग्राफ़ी भी करती हूँ। मैं और मैं उसका कवर है। तो मेरे लिए ये बहुत फ़क्र का मतलब फ़क्र है मुझे इस बात पर कि मृदुला जी जैसे लेखिका के साथ मेरी इतनी घनिष्ठता है, पारिवारिक संबंध है। मैं उनको हक से कभी भी बुला लेती हूँ, उनके घर चली जाती हूँ तो जो सिलसिला थोड़ा कोविड में कम हो गया क्योंकि कोविड ने अपने-अपने तरीके से हम लोगों को अपनी अपने जीवन को भी एक तरीके से फिर से देखने का मौका दिया और बहुत सारी चीज़ें इस क्रम में छूट गई, मिलना-जुलना कम हो गया। पर घनिष्ठता और प्रेम और साहचर्य हमेशा बना रहा।
मैं जब उनकी जो बहनें हैं, दोनों बहनों मतलब अचला बंसल और जो अंजुल जी हैं, उनसे भी मेरी बड़ी घनिष्ठता रही है। तो मैंने मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य में मतलब एक सुखद आश्चर्य है कि एक परिवार से 3 लड़कियां, 3 औरतें और तीनों अपने-अपने फील्ड में लिख रही हैं। ये बहुत बड़ा मतलब ये सारा श्रेय उनके माता-पिता को जाता है, उनके संस्कारों को जाता है कि उन्होंने एक बौद्धिक वातावरण उनको दिया होगा और दिया है। इसलिए वो तीनों बहनें लेखिका बन सकी और उन्होंने अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने तेवर से लिखा है। मृदुला जी का लेखन मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि हमेशा हम स्त्री-स्त्री की बात करते हैं, स्त्री का लेखन, पुरुष का लेखन, इन सब से हट के अगर आप जेंडर न्यूट्रल होकर देखते हैं कि मतलब ये लेखन किसी स्त्री का है या पुरुष का है, इसको किसी खाँचे में ना डालकर भी देखें, तो अपनी बात को अपने तरीके से कहने का जो उनका तरीका है वो बहुत लाजवाब है। और मैं समझती हूँ कि स्त्री के बहुत सारे प्रश्नों को जैसे एक दोयम दर्जा देना स्त्री को, ये कभी भी मृदा जी को गवारा नहीं रहा है। और मैं भी इसकी पक्षधर हूँ कि हर स्त्री को, चाहे वो किसी भी देश काल समय में हो, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है और अपने तरीके से जीने का भी अधिकार है। वो कोई दोयम दर्जे की नागरिक नहीं है। और इस बात को मृदा जी ने बहुत अच्छे से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। मैंने जब कठगुलाब पढ़ा तो मैं समझ पाई कि विभिन्न चरित्र किस तरीके से ने उसमें ऐसे स्टोरी में डाला है, ऐसी उनके उसमें रचना में है कि मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने कहा कि मैं इसका रिव्यू लिखूंगी। और वो रिव्यू मैंने लिखा जो कि कई जगह पब्लिश हुआ। और बाद में पुनश का एक अंक दिनेश जी ने मेरे ऊपर निकाला था, उसमें भी वो संकलित है। पुनश के का वो अंक जो है उसमें जो मेरे ऊपर है उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, आज मैं आपके कारण उसको खोल रही थी। तो मैंने देखा कि पुनश के अंक में मेरा वो रिव्यू भी है कि मैं रिव्यू भी लिखती थी, कुछ लोगों के लिए लिखा था। और उसके बाद मैंने देखा कि मृदुला जी ने मेरे लिए एक आर्टिकल लिखा था। वो बहुत रोचक प्रसंग है क्योंकि आर्टिकल का टाइटल है गुड मॉर्निंग संगीता। गुड मॉर्निंग संगीता उन्होंने जो लेख लिखा था पुनश में तो वो है ही संकलित, पर उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है कंपाइलेशन ऑफ मतलब उनके आर्टिकल्स का है जिसमें वो कृष्णा सोबती और बड़े बड़े लोगों नामचीन लोगों के बारे में लिखती हैं। उसमें एक चैप्टर पे कृति और कृतिकार के एक चैप्टर मेरे ऊपर भी है। तो ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। मेरा ये बहुत बड़ा धरोहर है कि मृदुला जी जैसे लेखिका ने एक पूरा चैप्टर ही नहीं लिखा बल्कि उसको एक किताब में, अपनी किताब में उसको जगह दी है। आपके ऊपर मतलब उनका स्नेह और उनका ये जो दुलार है वो आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे आप लेखन में करें या चाहे आप चित्रकला में करें। और एक बहुत पैनी नज़र है उनको, वो चित्रकला में बहुत बेहद गहरी रुचि लेती हैं और चित्रों को देखती हैं, उसके बारे में बात करती हैं। शुरू में एनकरेज करने के लिए एक आध मेरे चित्र उन्होंने खरीदे भी थे, बैंगलोर में मेरा शो था, वहाँ से लिया था। तो इस तरीके से हमारी घनिष्ठता बहुत है और वो बहुत क्रिएटिव घनिष्ठता है। और दो क्रिएटिव लोगों को इसी तरह से जोड़ना चाहिए ताकि वो समय के क्रम में एक दूसरे की को के साथ चले, सहचर बने। उनका साहचर्य, उनसे मिलना जुलना हमेशा मुझे एक नई ऊर्जा से भर देता है। तो मैं जितनी बड़ी उनकी पाठक हूँ उतनी बड़ी मतलब बाद में मुझे ऐसा मौका आया, कम लोगों के जीवन में होता है कि आप अपने फेवरेट राइटर या अपने पसंदीदा लेखिका या रचनाकार से इस तरीके से घनिष्ठ होते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। और मैं समझती हूँ कि जब तक रचना के पीछे के रचनाकार को अगर आप जान लेते हैं तो उस रचना को पढ़ने का मजा ही कुछ और है।
और मैं एक अपना शेर उनके लिए कहना चाहती हूँ जो उनके ऊपर बहुत माफिक आएगा। फक्र है तुम्हारी उड़ान पर, फक्र है तुम्हारी उड़ान पर, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, घोंसला हूं मैं तुम्हारा। सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, घोंसला हूं मैं तुम्हारा। तो ऐसे इंसान को जानना, अपने एक पूरी मैं कहूंगी कि एक पूरी सेंचुरी की बात अगर की जाए, और मैं खुद अब 60 साल से ऊपर हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का सानिध्य जब आपको मिलता है तो आप ऊर्जावान होते हैं। मेरी एक ही जो एक मैं उनके ऊपर काम कर रही थी और कुछ अधूरा सा ही वो छूटा पड़ा है कि मैं उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती हूँ। काफी मैटर कलेक्ट हो गया है पर कोविड के कारण वो स्थगित होता रहा, और अभी मेरी कुछ बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही है अपनी प्रदर्शनियों को लेकर, तो मैं उसको नहीं कर पा रही हूँ। पर आगे फ्यूचर में मैं उसको करूंगी और एक अच्छी फिल्म उनके ऊपर बनाने का निश्चय है मेरा। कई बार मृदुला जी की कोविड में लिखी हुई कविताओं को पढ़ा मैंने, और उनसे कविताओं पर लंबी बातचीत हुई है मेरी। पिता के ऊपर उनकी एक कविता है जो कभी आप उनसे सुन चुके होंगे या सुनेंगे। बड़ी गहरी कविताएं भी लिखती हैं। तो मृदुला जी केवल उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंगकार ही नहीं है, बल्कि कविताएं भी बहुत अच्छी और बहुत गहरी लिखती हैं। और उनका पाठन, जब वो कहानी का पाठ करती हैं, तो मैंने इतना सुंदर पाठ और किसी को करते हुए नहीं देखा। उनकी आवाज बहुत अच्छी है, बुलंद है, और जब वो बोलती हैं तो उसका एक असर पैदा होता है। तो किस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन को ढाला है कि वो बहुत सारे यंग लोगों के लिए रोल मॉडल हैं और रहेंगी। या उनके उनकी रचनाओं को लेकर कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब जेल जाने तक की उनकी नौबत आई है, मगर उन्होंने उसको मतलब उससे वो घबराई नहीं। उन्होंने अपना रुख नहीं बदला, जिस तरीके से और जो वो कहना चाहती थी उन्होंने कहा, और डटकर चीजों का सामना किया। तो इससे समझ में आता है कि अगर हम अपना एक मत या अपनी विचारधारा लेकर चलते हैं और अपनी बात अपने तरीके से कहना चाहते हैं, तो उस अधिकार के लिए कभी मुश्किलें आए तो उसका सामना भी होना चाहिए। और वो उसका सामना उन्होंने बहुत डिग्निटी के साथ और बहुत ही गरिमा के साथ निभाया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उनकी रचनाएं कई कई भाषाओं में अब अनुदित हैं, और विश्व के स्तर पर मैं समझूंगी कि उनका एक मुकाम है। हिंदी लेखन अब बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हो रहा है, और एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि अब उसको सीरियसली, इतना सीरियसली लिया जा रहा है। अनेक भाषाओं में अनुवाद से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो यही है कि वो अन्य देशों तक चीजें पहुंच जाती हैं। हम अपने कल जो भी लेखन होता है हमारा, हमारे देश, या मेरी कोई रचना है, मैं कोई चित्र बनाती हूँ, तो उसमें हमारा अपना संस्कार, अपने देश की जो हमारा अपना कल्चर है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो रचनाएं अन्य भाषाओं में हो रही हैं और अनुदित हो रही हैं, ये एक बहुत ही मतलब आशान्वित करने वाली चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए और हमें और देशों तक पहुंचने का भी एक मौका दे रही हैं। मृदुला जी शायद आज अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं, उनके घर में कुछ मेहमान आए, उन्होंने मैसेज किया कि वो या तो नहीं जुड़ पाएंगी या जुड़ेंगी तो बाद में जुड़ेंगी, थोड़े समय के लिए जुड़ेंगी। मुझे नहीं मालूम कि वो कब जुड़ेंगी, मगर मैं समझती हूँ कि उनके जन्मदिन पर इस तरीके से एक बातचीत करना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहें तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकती हूँ। और जी जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है आपके साथ, खास तौर से जब एक वरिष्ठ रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं, जिसने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया, तमाम तरह के किरदार जिसने रचे,
कल असीमा भट्ट भी कह रही थी कि कैसे उनके उपन्यास में असीमा नाम का चरित्र है, यह भी एक संयोग की बात है। और बाद में असीमा भट्ट और मृदुला गर्ग जी की जो निकटता है, इसकी भी कल चर्चा हुई। शुरुआत में जो हमने बात कही थी कि एक लेखक को पढ़ते हुए कोई न कोई हम छवि बनाते हैं, आपकी भी बनी होगी। और जब आप मिलती हैं और आपकी आर्ट को देखने आती हैं मृदुला गर्ग जी गैलरी में, और क्रमशः आप बहुत निकट होती चली जाती हैं, तो वह जो छवि बतौर पाठक थी और बाद में प्रत्यक्ष भेंट होने पर जो एक बहनापा विकसित हुआ, जो एक दोस्ती विकसित हुई, इसको लेकर भी कुछ कहें, कुछ दृश्यों में, कुछ प्रसंगों में यह बात जाहिर हो तो मित्रों को अच्छा लगे। संगीता जी। जी। जब मैं मृदुला जी को पढ़ती थी बचपन में और जब मैं उनसे मिली तो मैंने जो मेरे दिमाग में जो उनका एक वो मैंने उनको जिस तरह की उनकी प्रतिमा बनाई थी, वो उस काफ़ी कुछ उससे मिलती थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि मृदुला जी जितना मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइटर हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनकी रचनाएँ हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि वो कहीं जाकर किसी व्यक्तिगत स्तर पे इतनी केयरिंग भी होंगी। वो और ऐड करता है उनकी उसमें, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना लिखने पढ़ने वाले लेखक को सारा समय उसी में लगता होगा, मगर वो अपने परिवार से बहुत जुड़ी हैं, अपनी बहनों से बहुत जुड़ी हैं। मतलब एक लेखिका का जो व्यक्तिगत पक्ष है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी का भी। तो मैंने जब उनको करीब से जाना तो मैंने देखा कि वो बहुत केयर करती हैं दूसरों की, मेरी भी बहुत करती हैं, मेरे बेटे की भी बहुत करती हैं। तो जब कोई भी बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी डिस्कस करो, मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो बहुत सही आपको मशवरा देती हैं। तो ये पक्ष जो है, जैसे जैसा लगता है कि इतनी प्रखर लेखिका हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, और वो उनका जो भाव पक्ष है या पारिवारिक दायित्वों का जो वो है, या अपने फ्रेंड्स के लिए कितनी केयरिंग है, ये चीजें और बाद में उजागर हुई मुझे। और मुझे लगा कि कई बार वो कहती भी नहीं है, मगर वो कुछ लोग होते हैं बहुत बढ़-बढ़ कर बताते हैं कि हम ये कर देंगे या तुम्हें मैं इतना प्यार करती हूँ, ये सब कभी उन्होंने नहीं कहा। पर उनके हर व्यवहार से ही आप देख पाएँगे या जान पाएँगे या समझ पाएँगे या महसूस कर पाएँगे, ये बड़ी बात है। दिल्ली में मैंने देखा है लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मुँह पर बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर जब करने की बात आती है तो बहुत उसका 10% भी नहीं कर पाते हैं। मृदुला जी इन चीज़ों के बारे में बोलती नहीं है, मगर जहाँ पर आपको उनकी सपोर्ट चाहिए, वो वहाँ खड़ी रहेंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1-2 साल कोविड के बीच में मैं उनके घर दिवाली पे नहीं गई हूँ। मैं अपने दिवाली के दिन का जो लंच होता था, जबकि इतना ट्रैफ़िक हो जाता है, फिर भी मैं उनके घर ही उनके साथ ही दिवाली में लंच खाती। पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा है और इस बार भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी भी थोड़ी हेल्थ की चीज़ें और व्यस्तताएँ बढ़ गई हैं। नहीं तो हमेशा मैं पिछले 20-25 सालों में शायद जब भी दिल्ली में रही हूँ, हमेशा दिवाली का खाना मैंने उनके घर में दोपहर में खाया है। और वो उनको पता है कि इसको क्या पसंद है, वो आलू की टिक्की भी बनेगी, और जो चीज़ें मुझे पसंद है वो बिना बोले ही मुझे मालूम है कि वो मुझे वहाँ पे खाने को मिलेगा। तो इतना ध्यान रखना किसी का कि उसको क्या पसंद है, वो क्या खाना चाहेगी, और हमारी लंबी-लंबी बातें 2-2 3-3 घंटे हम वहाँ बैठ के उनसे दिवाली के दिन बातचीत कर लेते थे। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या रचा है, और कौन-सी फ़िल्में बना रही हूँ, उनसे मैं पूरी बात करती हूँ। एक और बहुत मज़ेदार है, अक्सर मेरी किताबें जब तैयार हो जाती हैं और छपने को जाती हैं, तो मुझे उसके टाइटल को लेके कई बार बहुत सारी असमंजस रहती कि इसका नाम क्या होना चाहिए। मेरी बहुत सारी किताबों का नाम उन्होंने सुझाया है। एक 2005 में मेरी किताब आई थी, तो उसका भी टाइटल उन्होंने सुझाया था। और मैंने इंटरव्यू किया था, एक मैगज़ीन आती थी मनस्वी, और वो इंदौर से छपती थी। तो सबको मैंने कुछ प्रश्न दिए थे, और प्रश्न लगभग मिलते-जुलते थे कि एक लेखक अपने समय से कैसे जूझता है,
या रूबरू होता है और उनसे उस सामयिक प्रश्नों को कैसे समझता है और उनके बारे में उसकी क्या राय होती है या क्या उसके ऊपर उनका एक स्टैंड होता है। तो मृदला जी ने भी उसमें हिस्सा लिया था और जब वो किताब कंपाइल होकर वो बहुत चर्चित मेरा वो इंटरव्यू रहा और बहुत सारी लेखिकाओं ने उसमें हर महीने एक वो जाता था मेरा कॉलम। तो उसमें जब वो कंपाइल हुआ और राजकमल ने उसको प्रकाशित करने का सोचा तो नाम को लेके मैं अटक गई। मैंने कहा ये एक हमारा अपने समय से जूझते हुए जो साहित्यकार हैं, महिला साहित्यकार हैं, इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे को ऊपर छोड़ दो, मैं सोच रही हूँ, जैसे मुझे याद आए समझ में आएगा कुछ तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। और फिर बहुत सोचकर उन्होंने एक आध दिन के अंदर ही मुझे फोन किया, बोली संगीता लेखक का समय कैसा रहेगा। और इतना सुंदर नाम मुझे ये लगा और उनके कहने पे मैंने फिर उस किताब का टाइटल लेखक का समय ही रखा है। और वो बड़ी मतलब रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है कि उस समय के अपने समय से जूझते हुए महिला साहित्यकारों ने उन प्रश्नों को कैसे देखा है जो हमारे इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में जो प्रश्न होते हैं उनके ऊपर बोलना और लिखना और सबके उत्तर अलग हैं। तो उस किताब का टाइटल भी उन्होंने ही रखा था। तो मैं समझती हूँ कि एक और मेरी किताब थी जो मैं एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रही थी, उसमें था कि मैं अपनी कुछ चित्र भी लगा रही थी और साथ में पोइट्री भी थी। उसको नेशनल ने किया था। तो फिर मैं अटकी तो मैंने उनसे कहा कि इसका क्या नाम होना चाहिए। तो रचनाओं को देखने के बाद उन्होंने प्रतिनाद कैसा रहेगा, और मैं समझती हूँ कि कितना सुंदर नाम है प्रतिनाद उस संग्रह के लिए। फिर हम लोगों ने वही नाम रखा और वो संग्रह फिर अन्य कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में, बंगला में। तो सबने कहा कि नाम बहुत सुंदर है। तो मैं ऐसी चीजें भी उनसे डिस्कस करती हूँ और दो क्रिएटिव लोग जब इन सारी चीजों को आपस में उस पर विमर्श करते हैं और एक सही नतीजे पे और एक अच्छे चीजें निकल के आती हैं तो बहुत मजा भी आता है उनसे बात करने का। ये मतलब ये मेरा सीक्रेट है कि मेरी किताबों का नाम जब तय करना होता है तो मैं उसको किससे डिस्कस करती हूँ, मैं सीधे मृदुला जी से ही बात करती हूँ। तो मैं समझती हूँ ये हमारा एक हम दोनों के बीच का एक बहुत सुंदर मतलब क्रम है जिसमें मैं उनसे बातें करती हूँ और वो कभी भी ये नहीं कहती कि अच्छा तुम अपने आप सोचो, कहती अच्छा ठीक है, बात कर करके हम लोग किसी निश्चय पे पहुंचते हैं। फिर मेरी कई किताबें हैं जैसे स्पर्श के गुलमोहर, काव्य संग्रह है, उसको उसका आमुख मृदुला जी ने लिखा है। फिर एक और किताब आई बेपरवाह रूह, वो भी काव्य संग्रह है, उस पे भी उन्होंने लिखा। और मतलब उनकी अपनी दृष्टि इतनी गहरी है, इतनी पैनी है कि उसका पूरा जिस्ट क्या है उसको उन्होंने दो पन्नों में, एक पन्ने में लिखा है। और इतनी गंभीरता से उन कविताओं पर पढ़कर उसके ऊपर लिखना, तो मेरे लिए तो ये जर्नी उनके साथ, क्रिएटिव जर्नी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, एक बार हुआ कि मुझे ना खाना बनाने में कभी भी, चूंकि मैं ब्यूरोक्रेट थी और मुझे समय भी नहीं मिलता था, सुबह से रात तक घर से बाहर ही होते थे, तो खाना बनाने में रुचि भी मेरी कम रही है। पर एक प्रोग्राम था दूरदर्शन का, उसके लिए मेरे पास फोन आया कि खातिरदारी, उसमें आपके ऊपर हम एक एपिसोड करना चाहते हैं। मैंने कहा खातिरदारी में मुझे क्या करना होगा, तो बोले आपको अपने किचन में किसी खाना बनाना होगा, जो आप अच्छा खाना बनाती है वो बनाइए और अपने किसी खास व्यक्ति को बुलाकर उसको उसकी खातिरदारी में वो खाना बनाइए और उसको खिलाइए। तो हम हंसने लगे, हमने कहा कि आपने ना इस बार मुझे गलत चुना है, क्योंकि मैं होस्ट तो बहुत अच्छी हूँ पर खाना बनाने में मेरी इतनी ज्यादा रुचि नहीं है और मैं किचन में लाइव खाना बना के कैसे दिखाऊंगी। तो खैर ये बात थी, तो फिर मैंने सोचा किसको बुलाऊं, मेरा बनाया हुआ खाना खाएगा कौन। तो फिर मैंने मृदुला जी को फोन किया, वो तुरंत तैयार हो गई। मैंने कहा मृदुला जी आपको पता है ना कि मैं, बोले नहीं जब तुम जो भी बनाती हो बहुत अच्छा बनता है। तो वो भी एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ऐसे समझाया उन्होंने। फिर मैंने राजमा चावल और रायता और सलाद जो भी बनाया था वो
उन्होंने बहुत पसंद से खाया, वो पूरा लाइव आया, वो प्रोग्राम बहुत चर्चित रहा और लोगों को बहुत पसंद आया कि एक चित्रकार एक लेखिका के लिए जब खाना बनाती है तो वो कैसे बनता है, लाइव आया, वो सब कुछ देखा गया और बहुत पसंद किया गया वो प्रोग्राम। कई बार उसको दोबारा दोबारा कई बार उसको टेलीकास्ट किया जाता है और लोग बहुत चाह से देखते हैं और बहुत उनको मस्ती आती है कि एक चित्रकार खाना बना रही है और उसकी खातिरदारी में उसके लिए जो उसकी मेहमान है वो एक बहुत चर्चित और बहुत सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। तो इस तरह की हरकतें भी हम लोगों ने की हैं और उसको बहुत इंजॉय किया है। कभी कभी हम लोग क्लब भी जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे मैं कोई भी बात कर सकती हूँ, इतना मतलब एक उन्होंने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं अपनी कोई भी बात कर लूं और फिर उसके ऊपर वो जो उनकी राय होती है वो भी बताती हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा सौभाग्य कम लोगों को मिलता है कि जब मैं रिल्के को पढ़ती थी ना तो मेरे को हमेशा लगता था कि एक यंग पोएट ने उनको पत्र लिखा कि एक अच्छा कवि कैसे बना जा सकता है। तो एक युवा कवि के नाम जो रिल्के के पत्र हैं, मैंने पत्र कभी इस तरह से लिखा नहीं क्योंकि लिखा नहीं गया, मगर अगर मैं एक पूरा वो लिखूं तो मृदुला जी के ऊपर मैंने सोचा कि मैं फिल्म बनाऊंगी, मेरा माध्यम फिल्म होगा जिसमें मैं ये सारी बातें करूंगी। तो बहुत सारे रोचक प्रसंग हैं हमारे बीच में और कई बार मुझे लगा कि इतनी रोचक बातें हैं, इनको लिखना चाहिए। लिखा नहीं है मगर मैं फिल्म में जरूर इसको रखूंगी। ये मेरा एक प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है और इसको आगे बढ़ाऊंगी और बहुत हो सकता है कि 2023 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। मृदुला जी का इतना स्नेह मुझे मिला है और मैं बेबाक होकर कभी भी उनसे कुछ भी बात कर सकती हूँ, ये अधिकार भी उन्होंने मुझे दिया है। तो ये एक बड़े लेखिका, एक कोई बड़ा लेखक ही कर सकता है। इतना बड़ा दरिया दिल होना भी, लोगों ने उनको बहुत एक प्रखर लेखिका के रूप में जाना है और ये भी जाना है कि बहुत तेज तर्रार है, मगर उनका ये वाला पक्ष जो मैं आज उजागर कर रही हूँ शायद कम लोग जानते होंगे कि वो जाएंगे तो मतलब वो ये केक बनेगा, मतलब पहले मृदुला जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अब तो कम हो गया है मगर बनाती हैं और बहुत प्रेम से खिलाती हैं। शी इज अ ग्रेट होस्ट। उनके घर जाना और उनसे बातें करना और उनका बनाया हुआ वहां पे खाना खाना एक बहुत बड़ा मतलब आपको ऊर्जावान करता है। एक बार मैं अपनी बात करूंगी। एक बार 2-3 साल पहले मैं उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि संगीता तुम क्या वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट्स में गई थी? तो मैंने कहा हाँ मैं गई थी। बोले अरे यार मुझे, मैं साहित्य अकेडमी एक प्रोग्राम में गई, चाइना का डेलीगेशन आया हुआ था, तो वहां एक जो चाइनीज थी वो तुम्हारे किताब लेके घूम रही थी और तुम्हारा फोटो लेके घूम रही थी और सबसे पूछ रही थी कोई इसको जानता है, ये यहाँ पर क्यों नहीं आई है? तो हम हंसने लगे। मैंने कहा मुझे जाना था पर मैं बहुत थक गई थी भुवनेश्वर से लौट के, तो मैं जा नहीं पाई उस प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा कि भाई वो एक फोटो लेके तुम्हारा घूम रही है और क्या पूछ रही है सबसे, तो उसने मुझसे भी पूछा कि क्या आप इसको जानती हैं? तो मृदा जी ने कहा हाँ मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो क्या वो बहुत अच्छी पोएट है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो वो बहुत खुश हुई, बोली मैं भी ऐसा सोचती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई उसका ईमेल हो कुछ हो तो अपने ऐसे प्रशंसक को तुरंत कांटेक्ट करो। और ऐसा वो भी हुआ। वो दिवाली का दिन था, मैं घर आई दोपहर में, थोड़ा आराम करके मैंने उसका ईमेल खोज के निकाला और मैंने उसको ईमेल लिखा। तो उसने कहा कि अरे मैं तुम्हें तब से खोज रही हूँ और तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, मैं तुम्हारी 2 किताबों पर काम कर रही हूँ और दोनों किताबों का अनुवाद करूंगी। तो अगर वो उस दिन ये बात मुझे नहीं बताती और मैं उसको ईमेल नहीं करती तो शायद ये बात आगे नहीं बढ़ती। और फिर जून से मेरी इतनी दोस्ती हुई कि उसने मेरी दोनों किताबों का चाइनीज मैंडरिन भाषा में अनुवाद किया है और वो बहुत चर्चित किताबें हैं चाइना में। तो कई बार ऐसे सहयोग भी उनके साथ बने हैं कि उन्होंने कहा भाई कोई तुम्हारा फोटो लेके घूम रहा है और तुम्हारी फोटो दिखा दिखा के पूछ रहा है कि इस पोएट को कोई जानता है उसका, तो तुरंत उसको संपर्क करो। तो ऐसी बहुत सारी रोचक घटनाएं हैं जो हमारे और उनके बीच घटित हुई हैं और जिसने एक बहुत खूबसूरत मोड़ पे लाके जिंदगी को छोड़ा है। जी,
जी। और जिस तरह से घर की बात हो रही है, लेखक कलाकार के अपने अपने जो संस्मरण है और एक दूसरे के यहाँ जिस तरह की आवाजाही है, तो बड़े रोचक किस्से इस बहाने सुनने को मिल रहे हैं। कुछ देर पूर्व साथियों, संगीता जी ने एक आलेख की चर्चा की, गुड मॉर्निंग संगीता। हालांकि यह गुड इवनिंग का समय है, लेकिन यह आलेख संगीता जी के भीतर की जिस लालिमा को, जिस निर्दोषता को और जिस सुबह को ढूंढता है, उसकी पड़ताल करता है। सचमुच मृदुला गर्ग जी ने संगीता जी पर लिखते हुए कई ऐसी बातें यहां की हैं जिन पर अलग से भी चर्चा की जा सकती है। फिलहाल आलेख की शुरुआत का ही एक छोटा सा हिस्सा, दो पैरा मैं यहां पर रखता हूं कि इन दोनों लेखकों, कलाकारों के बीच जो उम्र है, जो पीढ़ीगत अंतराल है, वह कैसे बेमानी हो जाता है। एक दूसरे को समझने की जो एक उत्सुकता है, जो एक सहज मैत्री भाव है, वह कैसे अपने आप उपस्थित हो उठता है। घर की चर्चा हुई है तो मृदुला जी संगीता जी के घर में प्रवेश करते हुए क्या महसूस करती हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं संगीता जी, साथ ही लोगों को अच्छा जी। लगेगा। गुड मॉर्निंग संगीता से पढ़ रहा हूं। मृदुला जी लिखती हैं संगीता जी के घर को लेकर, उनके घर के भीतर घुसते ही महसूस होता है यह एक अलग तरह का परिवार है, पर बेहद संतुलित और सुलझा हुआ। बेटा, मां, नानी, सब अपने अपने काम में संलग्न। कोई शिकायत नहीं, लाग लपेट नहीं, नारीवादी मुद्रा भी नहीं। जो है सहज है, जीवंत है, निजत्व से पोषित है। देख, कितने छोटे छोटे वाक्यों में मृदुला जी चल रही है। जीवंत है, निजत्व से पोषित है, पारिवारिक है। बृहत परिवार के बाकी जन भी आते जाते रहते हैं, उनका सुख दुख बांटा जाता है, पर तीन जनों की वह इकाई अपने में संपूर्ण पारिवारिक इकाई है। यह कितनी विलक्षण बात है, उस पर हम तुरंत ध्यान नहीं देते, तो इसलिए कि उस घर का वातावरण एकदम सहज है, पर बात फिर भी विलक्षण है। संकेतों में किस तरह मृदुला जी कहती हैं, जो कभी तिड़का होगा, टूटा होगा, जिसने इस संगीता नाम के प्राणी को दोराहे पर खड़ा किया होगा, वह स्वयं टूटकर व्यतीत में जा मिला है। उनका परिवार अखंडित बना रहा है। मैं नहीं समझती नारी की ओजस्विता का इससे बड़ा प्रमाण कुछ और हो सकता है। तो ऐसी ही एक स्त्री है संगीता नाम की नारी। और इस तरह से कई ऐसी बातें करती हैं मृदुला जी। बेहद प्यारा और आत्मपरक आलेख। और पूर्व में भी हमारे यहां मृदुला जी राजेंद्र यादव पर, कृष्णा सोबती जी पर, अज्ञेय पर जिस तरह से पूरा वह एक चित्र खींचती हैं, जो वितान शब्दों का खड़ा करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, वह बेहद
महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल दिल को स्पर्श करने वाला। कई बार लेखक, और खास तौर से मृदुला गर्ग जी जैसा लेखक, ऊपर से उखड़ा उखड़ा लगता है, मगर हकीकत में वह कितना संवेदनशील होता है, इसके कई उदाहरण अभी हमने स्वयं संगीता जी से भी सुने। और कितना वे व्यवस्थित हैं संगीता जी। मेरी भी जब भी उनसे बात होती है, और ज्यादातर तो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता हूं उनसे, कभी चित्र, कभी कोई आलेख, कभी कुछ और। तो तमाम व्यस्तताओं के बीच वे उसे दे भी देती हैं, कभी मेल से, कभी व्हाट्सएप से। खोजने में कई बार मुश्किलें आती हैं, कुछ चिड़चिड़ाहट भी होती है, मगर उसके बावजूद कई बार तो कुछ ही देर में कई ऐसी पुरानी चीजों को वे हमारे साथ साझा कर लेती हैं। तो यह सब उनके भीतर की जो एक व्यवस्था है, उसका ही परिचायक है। तो और कुछ ऐसी बातें जो याद आ रही हो इस अवसर पर, संगीता जी, तो हमसे साझा करें जी। उनकी कुछ और कृतियों को लेकर कुछ ऐसा प्रभाव आपके भीतर हो। मैं उनकी एक और कृति जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, और जो जिसके ऊपर उनको बहुत बड़े बड़े सम्मान भी मिले हैं, मिलजुल मन। मतलब उसका कलेवर ही अलग है। उसके लिए उन्होंने एक नया मतलब एक जो उसके लिए जो एक नए तरीके से भाषा के प्रयोग हैं, इडियम्स के प्रयोग हैं, वो मतलब मैं समझती हूँ कि ये एक जिस तरह से जिया गया है उसी तरीके से उसको लिखना, उसके लिए एक नया वो मतलब रोचकता उसमें इतनी ज्यादा है कि वो किताब हाथ से नहीं छूटी। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मैं मेरे साथ ये बहुत बड़ी बुरी एक आदत भी है कि अगर मैं किताब उठा लूं तो फिर मेरा सोना खाना सब स्थगित होने लगता है, और मैं उसको बिल्कुल इतने उससे पढ़ती हूँ कि वो किताब मेरे हाथ से तब तक नहीं छूटती जब मैं पूरी ना कर लूं। इसलिए मैं बहुत कभी कभी जब समय नहीं होता है तो कविताएं पढ़ के 2-4 पन्ने रख देती हूँ। एक उपन्यास पढ़ने के लिए उसके लिए मुझे पूरा एक माहौल चाहिए और एक समय चाहिए। तो जब मैंने मिलजुल मन पढ़ा तो मैंने कहा अरे मजा आ गया भाई, मतलब इतने बेबाक ढंग से और एक नए तरीके से एक नए फ्लेवर में उन्होंने उसको लिखा था। तो मैं कहूंगी कि हर किताब में उसका एक अलग इडियम खोजना, उसकी एक अलग उसका पूरा वातावरण उसको बनाना, एक दो बहनों की इतनी सुंदर कथा, और कितने अच्छे से उन्होंने कितने रोचक तरीके से उसको पेश किया है। उसको पढ़ते हुए मुझे समझ में आ गया कि वो एक बहुत उनके पिता, उनकी माता, मतलब अगर मृदुला जी इतनी स्ट्रांग वुमन है, बहुत ही प्रखर हैं, तो उसके पीछे उनके माता और पिता के संस्कार हैं। क्योंकि उनके पिता और उनकी माता दोनों में, अगर आप उनके बारे में इस किताब को पढ़ते पढ़ते जब उनके परिवार से रूबरू होते हैं तो आप समझ जाते हैं कि एक अलग तरह का परिवार है। ऐसे ही मेरा भी परिवार था, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे इन चीजों से रिलेट करती हूँ। मैं भी अपने बहनों से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। तो मैंने देखा कि मृदुला जी किसी भी चीज को सेलिब्रेट करते समय हमेशा उनकी बहनें उनके साथ होती थी। मैंने हमेशा उन लोगों को एक साथ चीजें सेलिब्रेट करते हुए देखा है। और ऐसा कम ही होता है कि आप एक चित्रकार हैं मगर तीनों बहनों की किताबों का कवर मैं बना चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए एक परिवार से जुड़ने का मौका था, और जुड़ने का मौका मिला, और उन तीनों से बहुत स्नेह मिला। मिलजुल मन मेरी बहुत ज्यादा, मतलब मैं समझती हूँ कि इस तरह की रचनाएं बहुत कम हुई हैं, और एक नए तरीके से उसको लिखना। उनकी और बाकी रचनाएं जो है, अनित्य है, कटगुलाब है, उसके पहले मैंने तो उनकी कितनी कहानियां पढ़ी होंगी, उसका हरी बिंदी है। तो वो तो बहुत चर्चित चीजें हैं ही। और किसी माइंडसेट को तोड़ना कि बिंदी लाल ही नहीं होगी, हरी भी हो सकती है, ये मृदुला जी ही कर सकती थी, और उन्होंने उस समय में किया। देखिए, किसी भी रचना का रेलिवेंस तब होता है जब वो अपने समय से आगे की बात करता हो, और मृदुला जी हमेशा अपने समय से आगे रही हैं। उन्होंने जब भी जो भी लिखा है वो उसी समय को तो सब देख रहे हैं, और हम समय के साथ साथ पैरेलल चल भी रहे हैं, सभी चलते हैं,
पर उसके आगे की रचना, उसके आगे की चीजों को देखना एक लेखिका को बहुत समर्थ बनाता है। उनकी सारी रचनाओं में ये बात है कि वो समय से बहुत आगे की चीजें देख सकती हैं और उन्होंने उसको खूबी निभाया है। तो अपनी बहन के बारे में लिखना क्या आसान है, और इस तरीके से लिखना आसान है। मिलजुल मन एक मतलब एक पाथ ब्रेकिंग, मतलब उसको मैं कहूंगी कि एक लीक से हटकर की गई रचना है। मैं उनकी उनकी कहानियों, मतलब एक 60 साल की औरत का प्रेम, उस पे एक कहानी, मतलब इतनी जबरदस्त कहानी उन्होंने लिखी। ऐसा सौभाग्य भी मुझे मिला कि मैं मृदुला जी के साथ बहुत बार मैंने ट्रेवल भी किया है। हम लोग एक बार इंदौर गए और फिर हमने तय किया कि हम मांडू जाएंगे। वो अगस्त का महीना था और प्रोग्राम खत्म होते होते ऑलमोस्ट शाम हो गई। फिर भी हम चल पड़े एक टैक्सी में और आधी रात को हम वहां पर पहुंच रहे हैं मांडू, और वहां के गेस्ट हाउस में पहुंच रहे हैं। मतलब इस तरह के एडवेंचर्स की जर्नी भी हमने की और बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं मृदुला जी की, मांडू की। और हमने, हमारे साथ एक छोटा बच्चा हमें मिला और वो हमारा गाइड था कि उसने उसको इतनी बेबाकी से बोला, हमने कहा कोई गाइड बताओ हमें, इसके बारे में बताएगा, इस महल के बारे में, तो और इसकी पूरी उसकी बात करेगा। तो बोला मैं ही गाइड हूँ, मैं, मुझे सब पता है, मैं बताऊंगा। तो मैंने और मृदुला जी ने छूट कर कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग तुम्हें ही अपना गाइड वो कर लेते हैं, ले लेते हैं। उस बच्चे की अपने तरीके से, अपने उस ढंग से उस बच्चे ने हमें चीजें दिखाई। एक अंदर जाकर वो सात कोठरी के अंदर एक मंदिर, ये वो, उस पे आते ही कुछ ही दिनों बाद मृदुला जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी लिखी थी। और मतलब एक संस्मरण, एक यात्रा जो आप साथ करते हैं, उसकी बहुत सारी मधुर स्मृतियां होती हैं, पर उसको अपने क्रिएटिव वर्क में उसका इस्तेमाल कर लेना, बखूबी उसको निभाना, ये मृदुला जी को आता है। उनका कोई भी पल मेरे ख्याल से वो किसी क्षण को भी बर्बाद नहीं करती, और वो हर समय उस क्षण को या उस क्षण के इर्द गिर्द जो कुछ घटित हो रहा है उसको अंदर जी रही होती हैं, और ये सारी चीजें उनकी रचनाओं में आती हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि अपने समय को, और केवल उन्होंने फिक्शन नहीं लिखा है, उनकी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में लिखा है, दो टूक होकर बात करना और बेबाकी से अपनी बात कहना, ऐसे समय में कहना जब लोगों ने प्रतिवाद का स्वर ही बंद कर दिया है, कहीं प्रतिरोध होता ही नहीं है, प्रतिवाद होता ही नहीं है, उस समय अपनी बात को ईमानदारी से रखना, लेखकीय ईमानदारी को बरतने में कभी उन्होंने कोई भी कसर नहीं उठा रखी है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय को देख के अपने आप को बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो समय को देखकर उसी के हिसाब से चलते हैं। समय के साथ चलना बहुत आसान हो जाता है चलना, मगर समय के साथ चलते हुए उसमें जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उसके लिए एक प्रतिरोध करना, प्रतिवाद करना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये मृदुला गर्ग की बहुत बड़ी खूबी है। जी, मैं इस अवसर पर यह भी अनुरोध करूंगा, अगर संभव हो तो मृदुला जी की वे किताबें जिन पर आपके आर्ट वर्क हैं, या जी उनकी बहनों के, अचला बंसल जी के या मंजुल भगत जी के, तो क्यों नहीं उसको दिखाया जाए, अगर आपके पास अभी सहज उपलब्ध हो वे पुस्तकें। नहीं, असल में इस कार्यक्रम की मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी एक प्रदर्शनी, एकल प्रदर्शनी खत्म होके दूसरी दिल्ली में चल रही है और एक एक हफ्ते के अंदर शुरू होने वाली है, तो मैं वो सारी चीजें निकाल नहीं पाई। मगर मैं और मैं के ऊपर उनकी जो किताब है उस पे मतलब मैंने एक चित्र खींचा था, वो है। उसके बाद वंशज पे कवर पर है, मृदुला जी की बहुत सारी किताबों पर मेरा कवर है। और अचला जी की किताब है, एस एस अपॉन एस है, उस पर है। और ये एक किताब आई थी ज्ञानपीठ से, वो उस पे मंजुल जी की किताब उस पर है। बल्कि हंस में जब मंजुल जी की का देहावसान हुआ, जब वो नहीं रही, तो उसके बाद उनकी एक कहानी हंस में आई थी, उसमें सारे चित्र, रेखा चित्र मेरे थे। तो वो सब सहेज के रखा हुआ है, पर मैं अभी उसमें से कुछ भी दिखाने की स्थिति में नहीं हूँ। और मैं
मतलब जब अपनी फिल्म बनाऊंगी तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर पाऊंगी। सब सहेज के रखा है, पर आज मेरे सामने वो चीजें आपको दिखाने के लिए उपलब्ध नहीं है। जी, अभी मित्रों, संगीता गुप्ता जी ने मृदुला गर्ग जी की बिल्कुल शुरुआती कहानियों में एक हरी बिंदी कहानी की चर्चा की। और आप में से कईयों को पता ही है, कल के कार्यक्रम में भी हमने हरी बिंदी नाम से जो अलग से पुस्तक आई सामयिक प्रकाशन की ओर से, उसमें जो हमारी कल की वक्ता रही उनका फोटोग्राफ भी रहा, और उस पर भी हमने चर्चा की कि किस तरह से, असीमा भट्ट जी की बात कर रहा हूं, कि कैसे उनका चित्र आया। असीमा जी को भी यह बात याद दिलाई और उन्होंने भी विस्तार से बातें की। और स्वयं लोकप्रिय कहानियों की जो किताब आ रही थी मृदुला गर्ग जी की, उसकी भूमिका में विस्तार से मृदुला गर्ग खुद अपनी इस कहानी को लेकर बात की हैं, उसका भी हिस्सा हमने पढ़ा था। आज जब हरी बिंदी की पुनः चर्चा हुई है, तो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित प्रतिनिधि कहानियां, जो मृदुला गर्ग जी की कहानियों का एक संचयन है, उसमें दिनेश द्विवेदी जी इस कहानी को लेकर क्या कहते हैं, इसको भी सुनते चलते हैं, फिर आगे संगीता जी की टिप्पणी को हम लेंगे। तो हरी बिंदी को लेकर, चूंकि यह एक बेहद लोकप्रिय कहानी हुई, और जो बात अभी संगीता जी ने की कि उस समय 70 के दशक में कैसे वो एक थीम से, या जो कही एक लोक प्रचलित धारणा है, बिंदी की ही बात करें, वह तो एक रूपक के रूप में है, तो हरी बिंदी की बात करते हुए इस रूपक के माध्यम से मृदुला जी कैसे एक स्त्री के भीतर के उत्सव को पकड़ने की कोशिश करती हैं, यह टाइटल भी बतलाती है यह बात। और फिर पूरी कहानी तो इस विषय पर खैर है ही। तो मैं वह हिस्सा पढ़ता हूं हरी बिंदी को लेकर दिनेश द्विवेदी जी क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं, हरी बिंदी स्त्री स्वचेतना की वह कहानी है जहां औरत अपने आप का जश्न स्वयं के साथ मना रही है, यानी सेलिब्रेटिंग विथ हर सेल्फ। एक सुबह जब आंख खुलने पर एहसास होता है कि पति अलस भोर दिल्ली जा चुका है और आज का सारा दिन उसका अपना है, बगैर किसी दखलंदाजी के। बस फिर क्या, नीले सूट के साथ माथे पर हरी बिंदी साठ बेतुक से तुक मिलाती मौसम से बेपरवाह निकल पड़ती है बंबई की सड़कों पर बिंदास। यह कहानी स्वयं चेता स्त्री का वह प्रस्थान बिंदु है जहां वह अपने आप के साथ कितनी काराविहीन, वर्जनाविहीन और तनाव विहीन सार्थकता से लबरेज है। हरी बिंदी के कॉन्ट्रास्ट का प्रतीक उसके निजत्व के रदीफ को कायनात के काफिये से जोड़ उसके अपने होने की तुक को बिठा देता है। तो इस तरह से हमने प्रसंग बस इस कहानी की चर्चा की। कुछ और बातें मृदुला जी जो आपको याद आ रही हों उनकी रचनाओं के बाबत, या उनके किसी कथा पात्र को लेकर जो आप जोड़ना चाहें, और फिर हम लोग क्रमशः कार्यक्रम को फिर समाप्ति की ओर ले चलेंगे। मैंने जो कठगुलाब की एक अपना रिव्यू लिखा था, उसके कुछ अंश पढ़ देती हूँ, उससे समझ में आएगा कि मैं उनसे इतनी प्रभावित क्यों रही, कैसे जी, उन्होंने स्वागत। अपने पात्रों को लिया। तो मैं पढ़ती हूँ कठगुलाब के ऊपर, बिल्कुल। जो मैंने लिखा था बहुत साल पहले, पर वो आज भी बहुत ही उपयोगी और मतलब अनुकरणीय है कि एक नॉवेल को हम कैसे देखते हैं। तो मैं उससे कुछ पैराग्राफ्स पढ़ रही हूँ। हिंदी की प्रख्यात कथाकार मृदुला गर्ग के उपन्यास कठगुलाब को पढ़ते हुए निरंतर यह महसूस होता रहा कि
इस उपन्यास का समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पक्ष पूरे कथानक को की बनावट में बहुत सहज भाव से गुथा हुआ है। उपन्यास के पांचों कथावाचक अपनी अपनी कहानी कहते हैं। वैयक्तिक होते हुए भी वे सभी हमारे बृहत्तर समाज के अभिन्न अंग हैं और उनके अनुभव का फलक बहुत बड़ा है। उपन्यास के चारों स्त्री पात्र स्मिता, मारियान, नर्मदा व असीमा और एक पुरुष पात्र विपिन अपने अपने जीवन का लेखा जोखा करते हुए पाठक को अपना सहभागी बनने की बाध्यता में आकंठ डुबोते चले जाते हैं। हर पात्र अपने ढंग से अपनी लड़ाई लड़ता हुआ अंततः अपनी जिंदगी का मकसद खोजने में सफल होता है। नितांत व्यक्तिगत उपलब्धियों की जद्दोजहद से गुजरते हुए भी उनके जीवन का एकाकीपन, शून्यता अशेष ही रहती है कि जीवन में अर्थवत्ता तभी आती है जब उनके व्यक्तिगत सरोकार धीरे धीरे सामाजिक बन जाते हैं। मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ क्योंकि उपन्यास बहुत चर्चित है और लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैंने उसको अंत में कैसे देखा है और लिखा है। उपन्यास का शीर्षक कठगुलाब बहुत सटीक है और आगे कई कई स्तरों पर उसे गहन अर्थ प्रदान करता है। स्त्री की स्थिति की विवेचना उपन्यास का मूल बिंदु है। स्त्री यहाँ मात्र भारतीय स्त्री नहीं बल्कि वैश्विक है। स्त्री की अस्मिता के प्रश्न को प्रायः सतही स्तर पर उठाकर अनेक रचनाकारों ने हाथ खींच लिया है। मृदुला जी ने प्रश्न को न केवल मथा है बल्कि उसका रेशा रेशा कर डाला है। स्त्री चाहे भारतीय हो या विदेशी, उसे अपने अपने ढंग से कुछ शाश्वत मूलभूत प्रश्नों से जूझते हुए ही अपनी अस्मिता खोजनी पड़ती है। यही कठगुलाब के उपन्यासकार का मंतव्य है। उपन्यास की शैली बहुत रोचक है और भाषा बहुत भावप्रवण। इतने बृहत फलक को समेटने का सामर्थ्य मृदुला गर्ग जैसी वरिष्ठ एवं परिपक्व लेखिका के लिए ही संभव था। स्त्री की सौंदर्य चेतना और प्रकृति अनुराग पूरे उपन्यास में निरंतर परिलक्षित होता है। उपन्यास गहरे शोध और जीवन के अनुभवों पर आधारित होने के कारण पाठक को बांधे रहता है। मृदुला जी की रचना के आदि से अंत तक विश्वसनीयता बनाए रखने में पूर्णतः सफल हुई हैं। मैं समझती हूँ कि अपने समय के क्रम में अगर देखा जाए तो कठगुलाब, मिलजुल मन, अनेक कहानियां ऐसे, मतलब एक पूरा एक अगर देखा जाए तो उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी हिंदी साहित्य को जो उन्होंने दिया है वो इतना अपार है कि उनको समेट कर अगर प्रतिनिधि कहानियां, प्रतिनिधि चीजें अगर आ रही हैं तो वो एक हमें आशान्वित करता है कि वो चीजें आम पाठकों तक बराबर पहुंचती रहेंगी। मैं समझती हूँ कि लंबा ही कार्यक्रम हो गया, 1 घंटे हमने लगा लिए हैं। बातें तो अनेक हैं और उनका कोई अंत नहीं होता, पर कहीं ना कहीं कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा। और आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपनी प्रिय लेखिका के बारे में बात कर सकूं, उनसे अपनी आत्मीयता साझा कर सकूं आप सबसे। ये अवसर मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं मृदुला जी के जन्मदिन पर इसको अपना रिटर्न गिफ्ट मानती हूँ। हमेशा बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ दिया जाता है तो साथ में मिलता भी कुछ है, जैसे बच्चों को रिटर्न गिफ्ट मिलता है, ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है। बिल्कुल सही कर। सभी को अच्छा लगा इस अवसर पर, इस खास अवसर पर आपको सुनना, एक चित्रकार को, एक कवित्री को सुनना। और मित्रों, शुरुआत में ही संगीता जी ने यह बात कही कि किस तरह मृदुला गर्ग जी कविताएं भी
लिखती रही। इस बीच तो बहुत लिखी कोरोना के समय, हम सभी इस बात से परिचित हैं। तो एक कविता क्यों नहीं इस अवसर पर जाते जाते मृदुला गर्ग जी की हम लोग सुनते चले और फिर इस जी कार्यक्रम को विराम दे। जी, मेरे मृदुला पास गर्ग जी की। कोई कविता नहीं, आप हाँ, पढ़े। जी जी। नहीं आपके पास है तो आप पढ़िए, इससे अच्छी तो बात ही नहीं, नहीं मेरे होगी, पास आप पढ़िए। मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, तो आप ही पढ़िए। जी जी, मैं उनकी एक कविता पढ़ता हूं, मृदुला गर्ग की। वह नया ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई थी अप्रैल जुलाई 2020 में। उसको पढ़ता हूं और फिर हम लोग इस कड़ी को यहीं विराम देंगे। आ, एक सवाल आ रहा है संगीता जी। जी वरिष्ठ लेखक उदय भानु पांडे जी पूछ रहे हैं जी कि मिलजुल मन जो उपन्यास है, जी आत्मकथात्मक उपन्यास मृदुला गर्ग जी का, उसमें जी भोजन मनोविज्ञान को समझा दे। जी। लगता है कि उदय भानु जी भी खाने के शौकीन लग रहे हैं मुझे। बहुत बहुत बड़े, बहुत बड़े। हाँ, तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मृदुला जी जिस परिवार से थी, और हमारे यूपी में जिस तरह के खान, मतलब हम लोग समझते हैं कि यूपी जैसा खाना कहीं बन ही नहीं सकता, और उसमें एक एक खाने के बारे में इतनी डिटेल में किसमें क्या पड़ेगा और कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में जो रोचकता पैदा होती है। और अभी भी मैं समझती हूँ कि जो यूपी के खाने का जो पूरा फ्लेवर है, क्योंकि वो बैकड्रॉप में वो जगह है, तो ये मनोविज्ञान क्या है, ये हमारा अपना जिया हुआ एक स्वादिष्ट भोजन का जो सुख है वो है। और कभी भी आप जब अपने बचपन को याद करते हैं, उदय भानु जी आपको भी होगा कि आपकी माँ ने कोई चीज बनाई होगी, हलवा या पूरी या कोई भी चीज, और आपको बहुत पसंद आया होगा, तो सारी चीजें भूल जाती है, वो खाना याद रहता है। अब जैसे अचार है, यूपी में जो लाल मिर्च का अचार बनता है, वो सब जगह कितना भी बन जाए वैसा नहीं बनता। तो वैसे ही मृदुला जी ने उसका जिक्र किया है, क्योंकि मृदुला जी खुद बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और मैंने उनका बनाया हुआ खाना ही नहीं खाया, केक भी खाया, बहुत चीजें खाई हैं। तो मृदुला जी बहुत सरसता से भोजन के बारे में घंटों बात कर सकती हैं। और मैं चूंकि उनका बनाया हुआ मैंने खाना खाया, तो मैं कह सकती हूँ कि ये सारी चीजें उपन्यास में समेटना इतना आसान भी नहीं है, बल्कि उनकी कोई नई रचनाएं भी आने वाली हैं जिसमें वो पूरे बहुत सारे औरतों को लेकर चीजें उसके बारे में लिख रही हैं, एक संस्मरणात्मक उपन्यास बन रहा है। तो ये उसका मनोविज्ञान है कि जिसको अच्छा खाना पसंद है और जो वहाँ के लोकल फ्लेवर को समझता है, वो समझ पाएगा कि उसका उल्लेख क्यों है। जी जी, बिल्कुल अच्छा ही हुआ। और भी कोई साथी अगर प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें, और तब तक मैं मृदुला गर्ग जी की वह कविता पढ़ता हूं, एकांत नहीं कोरोना काल में। जी, मुझे एकांत की आदत है, मुझे एकांत प्रिय है। एकांत में स्मृति जगती है, बे आहट बे आवाज। ऐसे कैसे आ जाता प्रेमी, निशब्द अचानक पास। इतने कितने चुंबन पाती, आत्मा मूक निर्बाध। ज्यों प्रकृति हरियाई, हंसी नहीं आंसू नहीं, हल्की स्मित होठों पर। दूर चिड़िया चहचहाती, ऐसे कैसे धीमे से मौन भंग नहीं होता। स्मृति में आता फैलाव, स्मृति हरियाती जो प्रकृति। एकांत बना रहता, बे आहट बे आवाज। जब से कोरोना काल आया, एकांत मिला नहीं पल भर। घर में अकेले कैद, कान सुनते इतनी कितनी भीषण आवाजें।
भूखे मर्दों औरतों की सुबकियां, भूखे बच्चों का करुण क्रंदन, बेघरों का सिसकता प्रलाप, बेरोजगारों का हुजूम, ऐसे कैसे 2-2 मीटर दूर जैसे फौज की टुकड़ी, बूटों की धमक से जिसके टूट जाते हैं पुल, प्रेमी ठिठका रहता चौखट पर, धकियाया सा सुनाई देती इतनी कितनी चीखें, बेआवाज गलों से स्मृति मूर्छित हो जाती, एकांत की धज्जियां उड़ जाती, एकांत की धज्जियां उड़ जाती। तो किस तरह से अपने समय में जीती आई एक कथाकार, एक व्यंग्यकार, इस तरह की भावप्रवण और इस तरह की समाज को देखती हुई कविता लिखती हैं कई जगहों पर जहां हम विचलित होते हैं, जहां हम दोनों तरह के भावों को एक साथ अपने भीतर समाहित होता पाते हैं। तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। रूपम सिंह जी की प्रतिक्रिया आ रही है, अत्यंत मर्मस्पर्शी कविता। जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं मिली उनके नाम ले लूं। जी उदय भानु पांडे जी, रूपम सिंह जी, और कुछ जयश्री पुरवार जी, और रमेश जी, बंकिम जी, बजरंग बैरवा जी, सुमन केसरी जी, मधु बीणा मोदक जी, मधु काकरिया जी, और तमाम दूसरे लोग। कई मित्रों के नाम छूट रहे होंगे, उन्हीं लोगों के नाम ले पा रहा हूं जिनकी कमेंट्स यहां है या जिनके लाइक्स हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, मैं इस एकाग्र के साथ जुड़े। मैं खास तौर पे रूपम सिंह, उदय भानु जी, सुमन केसरी और मधु कंकरिया जी को बहुत बहुत मैं आभार अपना प्रकट करना चाहती हूँ कि वो लोग जुड़े और मेरी इस तरह की बड़ी एक ऐसी बातें, मैं मुझे लगता है कि लेखक के बारे में, उनकी रचना के बारे में तो सब लोग जानते हैं, पर उनके आत्मीय क्षणों को के बारे में बातचीत करना मैं समझती हूँ कि ये ज्यादा जरूरी होता है। रचना लोग पढ़ लेंगे और रचनाकार के पीछे जो रचनाकार है, रचना के पीछे जो रचनाकार है, उसको भी जानना बेहद रोचक हो सकता है। इसलिए मैंने जानबूझकर, मैंने कहा उनकी रचनाओं के बारे में बहुत चर्चा होती रही है, मैं ऐसे प्रसंगों के बारे में बताऊं कि उनका एक अपने से इतने छोटे उम्र के किसी, जब मैं दिल्ली आई थी तो मैं अपने 30s में थी और 25 साल से हमारी उनसे घनिष्ठता है। कभी भी मतलब हमारा जो ग्राफ था वो नीचे नहीं गया किसी भी कारण से। तो इस तरह से किसी संबंध को निभाना, इसकी खूबी भी एक रचनाकार में है और गहरी है, और बहुत कंसर्न के साथ वो चीजों को सुनती हैं, समझती हैं, सही राय देती हैं। इसलिए मैं किसी और से अपनी रचनाओं के बारे में कोई राय लेती भी नहीं हूँ। मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि उनसे पूछूं, क्योंकि आपको पता है, भरोसा है। तो ये भरोसा किसी अपने से कनिष्ठ रचनाकार को देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक परंपरा उन्होंने कायम की है कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनको अपने से जूनियर लोगों को, जो लिख रहे हैं, नए लिखने वाले नवोदित लोग हैं, नवोदित रचनाकार हैं, कलाकार हैं, उनसे जुड़ना ये बहुत बड़ी खूबी होती है किसी लेखक की। और ये हम लोगों ने उनसे जो पाया है वो बहुत बड़ी धरोहर है हमारी। और कागज पे ही नहीं लिखा जाता, किसी के जीवन के पृष्ठों पर भी बहुत कुछ लिखा जाता है, और ऐसे संबंध जीवन में कभी कभी बनते हैं। मैं बहुत ही ये बातें करके खुश भी हो रही हूँ और चाह रही हूँ कि पता नहीं मृदुला जी कब इनको सुनेंगी, कब पढ़ेंगी। वैसे सारी बातें तो उनको पता है। तो इस तरह की चीजें मैं बहुत सारे, उन्होंने बहुत छोटे छोटे नोट्स मुझे लिखे हैं बर्थडे के दिन ऐसे, क्योंकि हम लोग मिल लेते थे।
कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि वो मेरे जन्मदिन पे मुझे ना मिले या मैं उन पे ना मिल पाऊं या दिवाली पे ना मिलूं। तो हमारे बीच में इस तरह से पत्रों का आदान प्रदान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं और 25 साल से हम एक ही शहर में रहते हैं। तो ये पत्रों का आदान प्रदान हो नहीं पाया क्योंकि मैं हर समय दिल्ली में थी, पिछले 25 साल से दिल्ली में हूँ, मृदुला जी भी यहीं रहती हैं और जब हमारा मन होता है हम एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। तो पत्र तो नहीं, मगर हाँ संवाद हमारे बहुत गहरे और बहुत सारे विषयों पर हुए हैं और उससे मेरी समझ सुलझी है, उसको धार मिला है। तो मैं उनका जो स्नेह है उसके लिए अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ और उनका स्नेह मुझ पर बना रहे। जो नए लिखने वाले हैं उनकी रचनाओं को पढ़ना, मेरी कविताओं को इतनी रुचि से वो पढ़ती हैं, तो मेरे लिए बहुत ये बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि जीवन में क्या हमने कमाया है, क्या किया है, ये नहीं, हमारे संबंध किसी से कितने गहरे हैं और कितने घनिष्ठ हैं और उससे हमने क्या हमें कितनी ऊर्जा मिली है, ये मेरा पर्पस रहा है लाइफ में। और वो मुझे सबसे बहुत मिला है, मृदुला जी से खासकर। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात खत्म करती हूँ। सुनने वालों का आभार और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं उनकी आभारी हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, आपने व्यस्त समय के बीच कुछ समय निकाला और यह बातचीत संभव हो सकी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साथियों, कल एक नई कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे और यह एकांत जारी है। हमारे साथ बने रहिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।